आज हम सभी व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में परमाणु की संरचना, जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं, इसके सेकेंड लेक्चर का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर क्या क्या बातें सीखने वाले हैं। पहला हम सीखेंगे थॉमसन मॉडल के बारे में। तो यह थॉमसन मॉडल क्या था, थॉमसन ने इसमें क्या दिखाना चाहा, तो आइए उसे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक परमाणु लिया है और दूसरा तरबूज लिया है, जो आप अपने घरों में देखते हो। तो सर थॉमसन ने बोला कि जो परमाणु देखने में कैसा प्रतीत होता है, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि जो आप अपने घर में जो तरबूज देखते हैं, उसमें जो लाल रंग का यह हिस्सा दिखता है, यह आपका पॉजिटिव चार्ज मतलब धनायन है, या आपका पॉजिटिव चार्ज मतलब धनायन है। तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को धनायन बोला और कहा कि वह लाल हिस्सा जो आपको तरबूज में दिखता है वह धनायन है। उन्होंने नेगेटिव चार्ज के बारे में बोला कि जो आपको इस तरबूज में जो बीज दिखती है, जो काले रंग का है, वह आपका ऋणायन है। तो उन्होंने इस मॉडल के साथ वह आए और उन्होंने वाटरमेलन, जिसे हम तरबूज कहते हैं, उसे अपने एटॉमिक मॉडल, अपने परमाणु मॉडल्स के साथ कंपेयर किया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम जानना चाहते हैं या हम समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब धनायन और ऋणायन को काउंट करें, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की संख्या 10 है। और ठीक उसी प्रकार अगर आप नेगेटिव चार्ज को गिन सकते हो तो गिन लीजिए, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज की संख्या 0 है। मतलब 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। इसका मतलब इसका जो आवेश होगा बच्चों वह होगा 0, और यह एक उदासीन मॉडल है। तो थॉमसन ने बताया कि उनके अकॉर्डिंगली जो परमाणु मॉडल था वह उदासीन था, उसमें आवेश 0 था, और वहां उन्होंने तरबूज से इस बात को कंपेयर किया। इसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इस मॉडल में सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें जो परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु में समान रूप से बटा था। मतलब यहां पर हम जो नाभिक की बात करेंगे आगे चलकर, वहां पे इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है परमाणु का, वह इसके लाल हिस्से में है और यह पूरी तरह से यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वह इस मॉडल के साथ आए। उन्होंने कहा कि यह उदासीन को, परमाणु के उदासीनता को स्पष्ट किया। तो इस तरह हमने समझा कि कैसे सर थॉमसन का यह परमाणु मॉडल है। उसके पश्चात अब हम आएंगे रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के पॉइंट से। तो सर थॉमसन के मॉडल को देखेंगे और रदरफोर्ड के मॉडल को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर मैंने आपको सर थॉमसन का मॉडल दिखाया है, और मान लीजिए कि आपके पास अल्फा किरणें हैं। तो इन्होंने सर थॉमसन ने बोला कि अगर अल्फा की किरणें किसी परमाणु से पार होंगी तो वह सीधी रेखा में चली जाएंगी। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ चीजें अलग थी। उन्होंने कहा कि जब अल्फा की किरणें किसी परमाणु को क्रॉस करती है या पास करती है, तो कुछ जो किरणें हैं वह सीधी रेखा में चली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें 180 डिग्री पर मुड़ जाती हैं और कुछ किरणें डेविएट हो जाती हैं। तो इस चीज को वह समझाते हैं कि कैसे रदरफोर्ड ने यह किया। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या कर रहे हैं कि हमें एक गोल्ड फॉइल लेना है, मतलब सोने का एक पतली चादर लेनी है, और हम क्या करेंगे कि इसे हम चारों तरफ से किसी कंटेनर से ढक देंगे। इसके पश्चात हम यहां से अल्फा किरणों को पास करेंगे। यह अल्फा किरणें जब यहां से पार होती हैं तो बहुत सारी अल्फा किरणें सीधी रेखा में चली जाती हैं, लेकिन कुछ अल्फा किरणें टकराकर वापस आ जाती है और कुछ अल्फा किरणें
यहां से डेविएट हो जाती हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या था, यहां पे हम देख सकते हैं बीम ऑफ पार्टिकल मतलब जो अल्फा की किरणें हैं, यहां पर अल्फा किरणें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जनरेट किया गया है। यहां पर सोने की ये पतली सी परत है। आप देख सकते हैं कि जब अल्फा की किरणें सीधी रेखा में जा रही है तो कुछ किरणें तो सीधी रेखा में चली गई, लेकिन कुछ में डेविएशन हुआ और कुछ 180 डिग्री पर वापस आ गई। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों अधिकांश अल्फा किरणें सोने के पत्ती से विक्षेपित हुए बिना, मतलब बिना डेविएशन के सीधे निकल गई। बहुत ही कम अल्फा किरणें कोण मतलब एंगल से विक्षेपित हुई, मतलब बहुत ही कम एंगल से विक्षेपित हुई। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहां से जब अल्फा किरणें गई तो सीधी रेखा में चली गई, लेकिन बहुत छोटे कोण से विक्षेपण होना मतलब कि वह सीधी गई और फिर थोड़े से एंगल से उनका हो गया विक्षेपण। लेकिन 2000 में से एक अल्फा किरण थी जो वापस लौट के आ गई। तो इसका रीजन क्या था, तो आइए समझते हैं। तो अगर हम पहले चीज को समझे तो हम समझ सकते कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से इसीलिए विक्षेपित हुए बिना निकल गई, क्योंकि अगर हम यहां से इस परमाणु को हम देखते हैं और अगर हमने यहां से रेखा पार की तो आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत ही ज्यादा खाली स्थान है और यह रेखा बहुत आसानी से पार हो जाएगी। तो इसका उत्तर है कि अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है। परमाणु के अंदर स्थान बहुत ही ज्यादा खाली होता है, जिसके कारण अल्फा किरणें आसानी से निकल जाती हैं। उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बहुत कम एंगल से रेज का विक्षेपण होता है, डेविएशन होता है। तो अगर इस बात को देखें तो अगर हम यहां पर अपने पॉजिटिव चार्ज को और परमाणु को बनाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई रेखा नाभिक के पास से गुजरेगी तो उसका हो जाएगा डेविएशन, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक में कौन रहता है बच्चों, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक के अंदर कौन होता है बच्चों, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने के कारण उसका पूरा द्रव्यमान यहां पर सीमित होता है। तो जब कोई रेखा या जब कोई किरण उस भारी द्रव्यमान से टकराती है तो इनका हो जाता है डेविएशन या विक्षेपण। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि परमाणु के अंदर जो धनावेश है वह समान रूप से बटा हुआ नहीं है, वह बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित है। तो यहां हमें समझ में आता है अल्फा रे है, अपनी अल्फा की किरण है, उसका नेचर भी क्या है, पॉजिटिव है, तो वह विक्षेपण कर गई। वह पॉजिटिव, हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन होता है अपना पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो चार्ज होता है नाभिक के अंदर वह प्लस होता है, वह धनायन होता है। तो जब वह उसके एज से टकराती है तो सीधा डेविएट होके निकल जाती है। तीसरा प्रश्न था कि बहुत ही थोड़े कण 2000 में से एक पीछे की ओर लौटते हैं। तो अगर यह हमारा परमाणु है बच्चों और अगर रेखा सीधे इसकी ओर जाती है और हम जानते हैं कि इसका जो अल्फा रे है वो पॉजिटिव नेचर की है, तो वह पॉजिटिव से टकरा कर वापस आ जाएगी। तो ऐसा इसलिए होता है 2000 में से एक किरण के साथ या कण के साथ, अल्फा कण के साथ, क्योंकि जब वह जाती है तो वह बिल्कुल नाभिक के बीच से जाने की कोशिश करती है। तो यहां पे यह समझ में आता है कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। इस मॉडल के अनुसार हमने क्या क्या बातों को कंक्लूड किया, क्या क्या चीजें हमें समझ में आई, क्या इसका सारांश है, तो उसे समझते हैं कि परमाणु का धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। तो रदरफोर्ड सर ने नाभिक की बात कही और वह नाभिक को समझा पाए। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपका नाभिक केंद्र में है,
और आपका परमाणु उदासीन है, आपका परमाणु उदासीन है। तो इस उदासीनता को कैसे समझाएंगे, इस परमाणु के उदासीनता को कैसे समझाएंगे? तब रदरफोर्ड ने बोला कि जरूर परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि यहां पर इसके केंद्र में तो सिर्फ और सिर्फ धनायन है आवेश। तो इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो वह उन्होंने कहा कि जैसे सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स या दूसरे ग्रह घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य को उन्होंने नाभिक बताया और बाकी सभी प्लैनेट्स को या ग्रहों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया। तो इस प्रकार हमने समझा कि कैसे रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को समझाया। धन्यवाद।